हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, आज हम कक्षा 6 की विज्ञान की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक के 10वें अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक है गति एवं दूरियों का मापन। बच्चों, इसी अध्याय के प्रथम भाग में आपने सीखा था यातायात के विभिन्न साधनों के बारे में, लंबाई के मानक मात्रकों के बारे में, एवं आपने यह भी सीखा था कि लंबाई का परिशुद्ध मापन किस प्रकार से किया जाता है। साथ ही साथ आपने कुछ लंबाइयों को मापकर भी देखा था। बच्चों, इस अध्याय के द्वितीय भाग में आज हम चर्चा करेंगे किसी वक्र रेखा के मापन के बारे में, विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में, एवं विभिन्न प्रकार की गतियां क्या होती है, इनके हम उदाहरण देखेंगे हमारे दैनिक जीवन से। तो बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं वक्र रेखा के मापन से। हमें जो लंबाई का मापन करना रहता है वो जरूरी नहीं है कि हमेशा सीधी रेखा में ही हो। रेखाएं वक्र भी हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है। तो आज हम सीखेंगे कि किसी वक्र रेखा की लंबाई को किस प्रकार से मापा जा सकता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, बिंदु ए से बिंदु बी तक एक वक्र रेखा दी गई है। तो इसका मापन किस प्रकार से करेंगे? हम किसी वक्र रेखा की लंबाई सीधे ही मीटर पैमाने का उपयोग करके नहीं माप सकते हैं। क्यों? क्योंकि मीटर पैमाना सीधा होगा जबकि वक्र रेखा मुड़ी हुई होगी। तो हमें यदि मीटर पैमाने के उपयोग से उस रेखा को मापना है तो उसकी लंबाई नहीं माप सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए हम धागे या फीते का उपयोग कर सकते हैं। हम धागे या फीते को वक्र रेखा के अनुदिश रखते जाएंगे, फिर उसकी पूरी लंबाई के बाद में धागे को खोलकर हम मीटर पैमाने की सहायता से माप सकते हैं। इस प्रकार हमें उस वक्र रेखा की पूरी लंबाई मिल जाएगी और हम आसानी से उसे माप सकते हैं। हमारे आसपास में पेड़ पौधे और भी बहुत सी चीजें होती है जो स्तंभाकार होती है। तो हम किसी पेड़ का घेर अथवा अपने सीने को किस प्रकार माप सकते हैं? यदि हम मीटर पैमाना लेकर अपने सीने को मापने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? हम सही तरीके से नहीं माप सकते। तो किस प्रकार मापा जाता है, यह आपने अपने दैनिक जीवन में महसूस किया होगा। जब हम कपड़े की माप देते हैं तो उस वक्त क्या होता है? उस वक्त दर्जी फीता लेता है और फीते की सहायता से आपके सीने को मापता है। फीता एक तरीके से मुलायम पैमाना होता है जो मुड़ सकता है और उस मुड़े हुए पैमाने की सहायता से वो माप करता है। हम सीधे पैमाने से क्यों नहीं माप सकते? क्योंकि हमारा सीना सीधी रेखा में नहीं होता है, वो गोलाकार होता है या वक्र रेखीय संरचना होती है। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं हमारे चारों ओर की गतिशील वस्तुओं के बारे में। हम अपने चारों ओर कई प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। कुछ वस्तुएं गतिशील होती है जबकि कुछ वस्तुएं विरामरत होती है। कुछ वस्तुओं को हम शुरुआत से ही जिस जगह पे देखते हैं वो हमें अभी भी उसी जगह पे दिखाई देती है, जबकि अन्य वस्तुएं अपनी स्थिति परिवर्तित करती रहती है। वो अपने आप भी कर सकती है या कोई दूसरा उनकी स्थिति परिवर्तित करता है। तो बात करते हैं हम गतिशील और विरामरत वस्तुओं की। हमारे आसपास की विरामरत वस्तुएं। घर। हमारा घर जिस स्थान पर होता है वह उसी स्थान पर होता है। यह
गतिशील नहीं हो सकता। मेज, मेज को हम गतिमान कर सकते हैं। यदि हम धक्का मारेंगे तो वह अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लेगी, लेकिन अपने आप वह विरामरत होती है। वह जिस स्थान पर होती है उसी स्थान पर रहती है। घड़ी, बच्चों मैंने घड़ी को विरामरत वस्तु में रखा है, लेकिन आपने देखा होगा घड़ी का लोलक हमेशा गतिशील रहता है, घड़ी की सुइयां हमेशा गतिशील रहती है। लेकिन घड़ी को दीवार पर जिस जगह टांगा जाता है, घड़ी उसी स्थान पर टंगी रहती है। वह अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं ला सकती। अतः घड़ी एक विरामरत वस्तु है, जबकि उसकी सुइयां गतिशील या गतिमान रहती हैं। बिस्तर, बिस्तर भी एक विरामरत वस्तु है। यह अपने आप अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर सकता। पुस्तकें मेज पर या बस्ते में जिस जगह रखी रहती है, वह अपनी स्थिति में अपने आप कोई परिवर्तन नहीं ला सकती, जब तक कि हम उन्हें उठाकर दूसरी जगह ना रखें। अर्थात पुस्तकें भी विरामरत वस्तु है। इसके अतिरिक्त भी दैनिक जीवन में अन्य कई उदाहरण आपने देखे होंगे। अब हम बात करते हैं गतिशील वस्तुओं के बारे में। उड़ती हुई चिड़िया, कोई भी पक्षी अपनी स्थिति में परिवर्तन ला सकता है। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है, अर्थात वह गतिशील वस्तु है। घड़ी की सुई, संपूर्ण घड़ी को आप विरामरत वस्तु बोलते हैं, लेकिन उसकी सुइयां निरंतर गतिमान रहती है। सेकंड का कांटा बहुत तेज गति से घूमता है, मिनट का कांटा उससे धीमा होता है, और घंटे वाला कांटा वह और भी धीमा होता है। घूमता हुआ पंखा, बच्चों पंखे को हम विरामरत वस्तु बोलते हैं, लेकिन पंखे की पंखुड़ियां जब घूमती है तो वह एक गतिशील वस्तु माना जाता है, क्योंकि उसमें गति हो रही है। इधर उधर जाते लोग, आपने लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हुए देखा होगा। लोग अपनी स्थिति में परिवर्तन करते रहते हैं, अर्थात वे गतिशील होते हैं। लुढ़कती हुई गेंद, आप अपने आसपास खेलते होंगे, बागीचे में खेलते होंगे गेंद की सहायता से। तो गेंद को जब आप धक्का मारते हैं या फेंकते हैं तो वह लुढ़कने लग जाती है। उस स्थिति में हम उसे गतिशील वस्तु मानेंगे। चलती हुई कार, यातायात का कोई भी साधन हो, सड़क पर जब वह चलता है तो वह एक गतिशील वस्तु माना जाता है। इसके अतिरिक्त भी आपने अपने दैनिक जीवन में अन्य कई उदाहरण देखे होंगे। बच्चों अब हम बात करते हैं गति के प्रकार की। गति तीन प्रकार की होती है: सरल रेखीय गति, वर्तुल गति एवं आवर्ती गति। तो एक एक करके हम इनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सरल रेखीय गति, इस प्रकार की गति में वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति करती हैं, अर्थात वह सीधी रेखा में गति करती हैं। उदाहरण के लिए चित्र में यातायात के साधन दर्शाए गए हैं। सड़क पर वे एक सीधी रेखा में चलते हैं, साथ ही साथ मार्च पास्ट करते हुए सैनिक वे भी सीधी रेखा में गमन करते हैं। हम लोग भी दौड़ते वक्त सीधी रेखा में दौड़ सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि यातायात के साधन, मार्च पास्ट करते हुए सैनिक या हम लोग हमेशा सरल रेखीय गति करते हैं। हम वक्र रेखा में भी चल सकते हैं, लेकिन यदि रास्ता सीधा है तो हम उस वक्त सरल रेखीय गति को
प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं वर्तुल गति। इस प्रकार की गति में वस्तुएं वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती हैं और वृत्तीय पथ के केंद्र से इनकी दूरी समान रहती है। इसको समझने के लिए मैं चित्र में दिखाए गए उदाहरणों के अतिरिक्त एक अन्य उदाहरण की चर्चा करता हूं। आप धागे से एक पत्थर बांधकर उसे अपने हाथ से पकड़िए और गोल गोल घुमाइए। आप यह महसूस करेंगे कि पत्थर एक वृत्तीय पथ में घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है। क्या धागे की लंबाई कम या ज्यादा हो जाती है? नहीं, आपने धागे को जहां से पकड़ रखा है, पत्थर आपके हाथ से उतनी ही दूरी पर गोल गोल एक वृत्तीय पथ पे घूमता रहता है। अर्थात वृत्तीय पथ के केंद्र से आपके हाथ से पत्थर की दूरी हमेशा समान बनी रहती है। तो अब हम दिए गए उदाहरणों की बात करते हैं। प्रथम उदाहरण, रहट। रहट को चलाने के लिए हम पशुओं का इस्तेमाल करते हैं। चित्र में एक बैल है, वो दिखाया गया है। बैल कुएं के चारों ओर गोल गोल घूमता है। इससे रहट का पहिया है वो घूमता है और पानी कुएं से बाहर आता है। बच्चों, बैल एक निश्चित पथ पर गोल गोल घूमता रहता है। अर्थात एक वृत्तीय पथ पर वो घूमता रहता है जो कि केंद्र से समान दूरी पर बना रहता है। इसका पहिया, उसका भी आकार चेंज नहीं होगा। तो रहट का पहिया है वो भी वर्तुल गति को प्रदर्शित कर रहा है। चित्र बी में एक वायु दिशा सूचक यंत्र दिखाया गया है जो कि वायु की गति के अनुसार घूमता भी है और उसकी दिशा को भी प्रदर्शित करता है। इसकी पंखुड़ियां हैं, उनकी लंबाई इसके केंद्र से एक समान दूरी पर बनी रहती है, लेकिन यह एक वृत्तीय पथ पर घूमता रहता है। तो यह भी वर्तुल गति को प्रदर्शित कर रहा है। पंखा, हमने अपने घरों में घूमते हुए पंखे देखे हैं। पंखे की पंखुड़ियां इसके केंद्र से जुड़ी रहती है, उनकी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन वह एक वृत्तीय पथ पर घूमती है तो वो वर्तुल गति को प्रदर्शित करती है। बच्चों, इसके अतिरिक्त भी अन्य कई उदाहरण होते हैं, घड़ी की सुइयां इत्यादि। आवर्ती गति, इस प्रकार की गति में वस्तुएं एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती हैं। देखिए, चित्र में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। इसमें सबसे पहले झूला झूलती हुई एक बालिका। बच्चों, जब हम झूले को धक्का मारते हैं तो क्या होता है, वह आगे जाता है और पुनः पीछे आता है। इस प्रकार वह अपनी गति को एक निश्चित समय अंतराल के बाद में दोहराता रहता है। आगे जाएगा, पीछे आएगा, आगे जाएगा, पीछे आएगा। इस प्रकार की गति को हम आवर्ती गति कहते हैं। चित्र बी में घड़ी दर्शाई गई है। घड़ी का लोलक एक निश्चित समय अंतराल पर दाएं और बाएं झूलता रहता है। तो यह भी आवर्ती गति को प्रदर्शित कर रहा है। चित्र सी में एक गिटार दिखाया गया है। गिटार में तो कोई गति नहीं होती है, लेकिन जब हम गिटार बजाने के लिए इसके तारों को झनकाते हैं, उस वक्त इसके तार एक निश्चित समय अंतराल पर ऊपर नीचे होते हैं, जो कि आवर्ती गति को प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार किसी घंटे को बजाने के लिए हम उस पर प्रहार करते हैं तो उसमें कंपन होता है, तो वो भी आवर्ती गति को निरूपित करता है। तबला या ढोलक, तबले को बजाने के लिए जब हम उसकी सतह पर आघात करते हैं तो उसमें कंपन होता है,
जो कि ऊपर नीचे होगा और एक निश्चित समय अंतराल पर होगा। ये समय अंतराल बहुत थोड़ा होता है, तो उसकी वजह से ध्वनि भी उत्पन्न होती है और यह एक आवर्ती गति का उदाहरण है। इसके अतिरिक्त मैं एक और उदाहरण की चर्चा करना चाहता हूं। बच्चों, हम धागे से एक पत्थर बांधेंगे और अब पत्थर को घुमाने के बजाय मैं धागे को पकड़कर पत्थर को नीचे की ओर लटका दूंगा। फिर उस पत्थर को पकड़कर मैं थोड़ा पीछे ले जाकर छोड़ दूंगा। तो क्या होगा, जैसे ही छोड़ूंगा पत्थर आगे की ओर चला जाएगा, पुनः पीछे की ओर आएगा, फिर आगे की ओर चला जाएगा, पीछे की ओर आएगा। इस प्रकार की गति में वह एक निश्चित समय अंतराल के बाद में अपनी स्थिति को दोहरा रहा है, तो वह आवर्ती गति को निरूपित कर रहा है। सरल रेखीय गति के साथ घूर्णन गति। आप जब खेलते हैं किसी गेंद की सहायता से तो क्या करते हैं, गेंद को लुढ़काते हैं। गेंद एक सीधी रेखा में यानी सरल रेखा में गति कर रही है। साथ ही साथ आपने यह देखा होगा कि गेंद घूमती भी है, घूर्णन भी करती है। तो यदि कोई वस्तु घूमते हुए आगे बढ़ती है तो हम ऐसी गति को क्या बोलेंगे, सरल रेखीय गति के साथ में घूर्णन गति। इसके अन्य उदाहरणों में लट्टू को जब घुमाया जाता है तो वह बहुत तेज गति से घूर्णन करता है एवं एक सरल रेखा में भी गमन करता है। क्या आप मुझे अन्य उदाहरण बता सकते हैं? बिल्कुल सही, चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य, यह सब घूर्णन गति के साथ ही साथ सरल रेखीय गति भी प्रदर्शित करते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है, परिक्रमण करता है। साथ ही साथ यह अपनी धुरी पर घूर्णन गति भी करता है, अर्थात यह अपनी धुरी पर घूमता रहता है और पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा भी करता रहता है। उसी तरह पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है। इसी वजह से दिन व रात की घटनाएं होती हैं। साथ ही साथ यह सूर्य को चक्कर लगाती है, जिसे हम बोलते हैं एक वर्ष। तो बच्चों, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य आदि ऐसे उदाहरण हैं जो सरल रेखीय गति के साथ ही घूर्णन गति भी प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों, आज के इस अध्याय में हमने सीखा वक्र रेखा के मापन के बारे में, गतिशील एवं विरामरत वस्तुओं के बारे में, विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के हमने हमारे दैनिक जीवन से कुछ उदाहरण भी लिए और उनके बारे में विस्तार से चर्चा की। बच्चों, मैं आशा करता हूं आपको यह पाठ रुचिकर लगा होगा एवं समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए